हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मेटा का फॉर्मूला शीट तैयार करने वाले हैं। जैसे कि हमने 2 चैप्टर्स का फॉर्मूला शीट ऑलरेडी तैयार कर दिया है, 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया था। सो आई थॉट कि आपको इसका भी फॉर्मूला शीट मैं तैयार करके दे ही दूँ, क्योंकि आप थोड़े आलसी है ना बॉस, आपसे तो फॉर्मूला शीट बनेगा नहीं। बट इस फॉर्मूला शीट को आप एंड तक जरूर देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मेटर बेटा हम 20 मिनट्स में पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यू विल फील अरे वाह भाई, मजा ही आ गया। इस चैप्टर का तो पूरा अच्छा रिवीजन हो गया। और इस फॉर्मूला शीट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। कहाँ पर? आपको सिंपली अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है एंड देन K12 कैटेगरी में जाके आपको फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहां पे आप फ्री में इसका पीडीएफ पा सकते हैं। वहां से डाउनलोड करने पर आप उसको अपने नोट्स में सेव करके रखिए। एंड अब बेटा आप तैयार हो जाइए मेरे साथ सुपर फास्ट रिवीजन करने के लिए इस चैप्टर की। सो लेट अस बिगिन विद इट, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फॉर्मूला। जैसे कि हमें पता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मेटर जो चैप्टर था उसमें बेसिकली हम डुअल नेचर यानी कि दोगली नेचर पढ़ रहे हैं बेटा। किसकी? रेडिएशन की, जो कि लाइट है। लाइट एज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल बिहेव कर सकती है। साथ ही साथ बेटा हम डुअल नेचर देखने वाले हैं मैटर की, जो कि बताया था डिब्रॉय जी ने। अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण बेटा हिस्सा किसने प्ले किया था? अगर हम बात करें, फोटोन ने प्ले किया था। जब हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की बात करते हैं तो रेडिएशन यानी कि लाइट जब पार्टिकल नेचर की होती है तो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो लाइट में पाए जाते हैं जिनको बोला जाता था फोटोन। फोटोन का बेटा एनर्जी h इंटू म्यू के बराबर रहता है, वेयर h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी विच इज फर्दर इक्वल्स टू hc बटा लैम्डा, वेयर फ्रीक्वेंसी कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एज स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। ये आपको आई होप याद होगा, ठीक है। वैसे कि अगर यहाँ पर साफ साफ देखिए रिलेशन तो साफ पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नेक्स्ट बेटा आपको हमेशा याद रखना है कि जो रेस्ट मास ऑफ फोटोन होता है वो होता है 0। रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है? 0 होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन की, जब फोटोन चल रहा है तब तो उसके पास कोई मास होगा ना, रेस्ट मास उसका 0 है। इफेक्टिव मास कैसे निकालेंगे बेटा? आइंस्टाइन का एनर्जी मास इक्विवेलेंस याद करो, E इज इक्वल्स टू mc²। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। सो यहां से बेटा m को E बटा c² लिख सकते हैं। फर्दर बेटा आप E की वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वाली, देन फाइनली आपके पास रिलेशन बेटा आता है कि जो इफेक्टिव मास होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रहता है। यानी कि जिस लैम्डा की वैल्यू जिसमें ज्यादा है, यानी कि अगर हम रेड लाइट को कंपेयर करें या ग्रीन लाइट को कंपेयर करें तो रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है, उसका इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन बेटा उस केस में क्या होता है? कम होता है। फर्दर अगर हम एनर्जी के बेटा 2 फॉर्मूलाज यहाँ पर देखें, अब बार बार हम h और c की वैल्यू तो डाल नहीं सकते। h की वैल्यू 6.626 into 10⁻⁻⁴ एंड c की वैल्यू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बार बार सब्स्टिट्यूट थोड़ी करते फिरेंगे हम न्यूमेरिकल्स में, तो इसीलिए हमको एक शॉर्टकट याद करना है। शॉर्टकट क्या कहता है? E यानी कि अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और आपके पास लैम्डा अगर नैनोमीटर में है, 1 नैनोमीटर बेटा 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। सो अगर आपके पास लैम्डा नैनोमीटर में है, एनर्जी एंगस्ट्रॉम एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, आई एम रियली सॉरी, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। सो इस केस में बेटा ऊपर hc की वैल्यू क्या आएगी? 1240। और अगर आपके पास लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है तो ऊपर बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी? 12400। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। ये वाले फॉर्मूलाज में से एक फॉर्मूला को आप लर्न कर लेंगे। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं। अब फोटोन जो होता है उसके पास एनर्जी भी होता है, उसके पास मोमेंटम भी होता है। अगर हम उसके एनर्जी की बात करें तो हमने कर ली है यार, कितनी बार करेंगे। अब बात करेंगे उसके मोमेंटम की। मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं बेटा, मोमेंटम को हम E डिवाइडेड बाई c भी लिख सकते हैं, मोमेंटम को हम m इंटू c भी लिख सकते हैं। मोमेंटम क्या होता है? याद करो, मास इंटू वेलोसिटी लिखते हैं। अब अगर हम मान के चल रहे हैं फोटोन्स किस में है बेटा? आपके पास वैक्यूम में हम कंसिडर कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट यानी कि c से ट्रेवल करेंगे। सो बेटा उस केस में वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई? c हो गई। सो मोमेंटम को m इंटू c, E डिवाइडेड बाई c एज वेल एज h डिवाइडेड बाई लैम्डा से हम डिनोट करते हैं, वेयर h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा इज अ वेवलेंथ, ठीक है। फर्दर बेटा अगर हम E की वैल्यू को डालना चाहें तो h इंटू म्यू बाई c भी लिख सकते हैं। E की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। आगे आ जाइए, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड। बेटा पर सेकेंड फोटोन्स कितने अमिट हो रहे हैं? दैट कैन बी रिटन एज पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक ही फोटोन आ रहा है लाइट का, नहीं, लाइट में तो बहुत सारे फोटोन्स है। तो अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहें दैट विल बी द नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू एनर्जी ऑफ द वन फोटोन। सो बेटा टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, अगर हम नंबर ऑफ फोटोन्स को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं तो हम नंबर डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम को स्मॉल एन से डिनोट कर सकते हैं। सो
सो इट इज बेसिकली कंसेप्चुअल थिंग्स जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, वी आर रिवाइजिंग इट। वर्क फंक्शन की बात करें, अब कोई मेटल है, अगर हम बोल रहे हैं उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर होना है तो उस मेटल में से किसी इलेक्ट्रॉन को कन्विंस करें कि वो बाहर आ जाए। सो बेटा वो कन्विंसिंग एनर्जी जो हमको प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए मेटल सरफेस से, दैट इज बेसिकली द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज बेसिकली द एनर्जी। वर्क फंक्शन क्या रहता है? एक एनर्जी रहता है विच इज डिनोटेड बाय h into mu naught, where mu naught is the threshold frequency। वो इन्फ्लुएंसिंग फ्रीक्वेंसी जो अगर फॉल करेगी किसी भी मेटल सरफेस पर और अगर वो फोटो सेंसिटिव हुआ तो बेटा वो इन्फ्लुएंसिंग फ्रीक्वेंसी जो किसी इलेक्ट्रॉन को कन्विंस करके बाहर ले आए, है ना, और उसी फ्रीक्वेंसी को अगर हम h से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि वो कन्विंसिंग एनर्जी जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। और वो उस कन्विंसिंग फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। और अगर हम बात करें बेटा h इंटू म्यू नॉट है, सो फर्दर अगर हम इन टर्म्स ऑफ लेमडा देखना चाहते हैं तो h c बेटा लेमडा नॉट आ जाएगा। अब आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम थ्रेशोल्ड चाहिए तो लैम्डा बेटा क्रिटिकल मैक्सिमम की हम बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी मिनिमम लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है। सो इस चीज में ध्यान रखिएगा बेटा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो लैम्डा क्रिटिकल मैक्सिमम मिलता है, फ्रीक्वेंसी हमको मिनिमम मिलती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है हमारे पास आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन जी ने क्या बोला कि जो टोटल एनर्जी आती है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो सकती है। अगर हमारे पास हम आइडियल केस मान के चले, हम नहीं मान के चल रहे कि अंदर ही अंदर बेटा जो एटम्स हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं और उनमें कुछ हीट कोलिजन का इफेक्ट आ रहा है, हम वो नहीं मान के चल रहे, हम आइडियल कंडीशन मान के चल रहे हैं कि आपके पास कोई फोटोन आया, फॉल किया और उसने इंटरैक्शन किया और आपके पास इलेक्ट्रॉन कन्विंस होके बाहर आ गया। अब वो कन्विंस करने वाला एनर्जी इज वर्क फंक्शन। सो बेटा जो टोटल एनर्जी है वो वर्क फंक्शन प्लस ऑफ किस में डिवाइड हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी। अब जो इलेक्ट्रॉन आया है, सपोज करो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आई थी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वाला फोटोन फॉल किया और वर्क फंक्शन तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, तो बाकी का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां पे चला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। सो वर्क फंक्शन प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी h mu is equals to h mu naught plus half mv का स्क्वायर, where half mv स्क्वायर is basically what बेटा? it is basically the kinetic energy। ओके, फिर हमने थोड़ा सा आगे आके जब एक्सपेरिमेंट देखा था तो हमने देखा था कि इस केस में जो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो इन केस ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लिख सकते हैं बेटा E इंटू वीएस। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर भी डाल सकते हैं एज वेल एज E इंटू वीएस भी डाल सकते हैं, वेयर वी इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? सिंपल सा एक लॉजिक याद रखें कि जब भी आपके पास फोटोन फॉल करता है किसी मेटल सरफेस पर और उसके कारण बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगते हैं, तो अगर इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, ध्यान से सुने, अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है, बट उस सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी नहीं बढ़ता। एनर्जी कब बढ़ेगा? जब आपके पास फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। एनर्जी कब बढ़ेगा? जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तब एनर्जी इंक्रीज होता है, ठीक है। इंटेंसिटी के बढ़ने से सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि करंट बढ़ता है, बट बेटा एनर्जी ऑफ दैट फोटोन्स एंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इंक्रीज नहीं होता है। सो अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो हमको अप्लाई करना पड़ता है जब सामने तेजी से मस्त बेटा एकदम फुल स्पीड में फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं और हम उनको स्टॉप करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है, हम सामने वाला बेटा एनोड पर नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन उससे डर कर क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली किस पर डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन, अगर इनिशियली बात करें, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के कारण काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी के कारण उनका स्पीड चेंज होगा, स्पीड के कारण हमको उतना ही उनको रोकने के लिए पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। So it is basically depending upon what? Frequency. Stopping potential depends upon what? Frequency. And अगर हम stopping potential की बात करें वो intensity पर depend करता है, the answer is no. Stopping potential is not dependent upon intensity. Stopping potential बेटा frequency पर depend करता है और photoelectric current intensity पर depend करता है. Stopping potential depend करता है frequency पर, stopping potential independent रहता है intensity of the radiation पर. Very 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 important slider, इसको अपने notes में जरूर include कर लीजिएगा.
नेक्स्ट, हम जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ता है। इंटेंसिटी बेटा क्या होता है, बेसिकली एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो आपके पास पावर डिवाइडेड बाय एरिया बन गया, ई डिवाइडेड बाय टी बेटा पावर बन गया। और आपके पास अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड का बेटा डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर न्यूमेरिकल आता है सो आपको याद रखना है, इट इज 5 × 10⁻24 जूल इनवर्स मीटर इनवर्स पी इंटू लैम्डा, वेयर पी इज व्हाट, पी इज पावर। P क्या है यहाँ पे, P है पावर। अगर ये फॉर्मूला कैसे आया आपको जानना है तो आप डिटेल सेशन देखो बेटा, मैंने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर 2 पार्ट्स में कवर किया है, उसको जरूर से जाकर देखो इसी चैनल पर। आप जब होम पेज पे जाएंगे तो उसको स्क्रॉल करेंगे बेटा, आपको नीचे फिजिक्स का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, मेटर वेव्स की बात करते हैं। अब हम रेडिएशन वाला पार्ट खत्म कर लिए हैं, ग्राफ्स अभी लास्ट में करेंगे रिवाइज। मेटर वेव्स की जब हम बात करते हैं, जब हमने देखा कि रेडिएशन का डुअल नेचर है तो बेटा हमको मची एक चुल, हमने बोला कि अगर यूनिवर्स रेडिएशन और मेटर का बना है तो अगर रेडिएशन की डुअल नेचर है तो मेटर की भी डुअल नेचर होनी चाहिए थी। तो बेटा मेटर की डुअल नेचर को अब हम स्टडी करने वाले हैं। मेटर की डुअल नेचर में से पार्टिकल नेचर तो हमको पता है, अगर हम सब एटॉमिक लेवल पे जाएं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब पार्टिकल्स हैं। बट जब वो पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं, आई रिपीट, जब वो पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं तो उनके साथ एसोसिएट होता है क्या, उनके साथ एसोसिएटेड होता है एक वेव जिसको मेटर वेव, डी ब्रॉय वेव, मेटर वेव, डी ब्रॉय वेव बोलते हैं, ठीक है। सो उसका वेवलेंथ क्या रहता है बेटा, h डिवाइडेड बाय लैम्डा के इक्वल रहता है। बोलो 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 बोलो, वेवलेंथ क्या रहता है, h डिवाइडेड बाय p के बराबर रहता है, ठीक है। लैम्डा क्या रहता है, h डिवाइडेड बाय p के बराबर रहता है, वेयर p इज व्हाट, p इज मोमेंटम। बेटा अगर मैं मोमेंटम की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, अगर मैं मोमेंटम की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं m इंटू वी, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात करूँ जहाँ पे मास ज्यादा हो जाएगा उनके साथ लैम्डा नेग्लिजिबली एसोसिएटेड होता है। बट अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाते हैं बेटा तो उसमें मास कम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें 9.1 × 10⁻³ kg, सो बेटा उस केस में आपके पास लैम्डा जो रहेगा वो एप्रिशिएबल रहेगा, ठीक है। सो जो मेटर वेव्स होती है, डी ब्रॉय वेव्स होती है, वो किसके साथ एसोसिएटेड होती है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है। फर्दर हम लैम्डा इंटू पी की वैल्यू का बात करें बेटा, का जो मल्टीप्लिकेशन रहता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू ड्रॉप होती है, लाइक दिस। लैम्डा और पी का ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाइए, आपके पास बेटा बोर्ड एग्जाम्स में ना ये वाला ग्राफ भी पूछा जाता है, लैम्डा वर्सेस 1/p। अगर मैं लैम्डा और 1/p का डिपेंडेंस देखूं तो वो तो डायरेक्ट है, तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, अगर हम बात करते हैं मोमेंटम की, बेटा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, उसको ऊपर नीचे अगर m से मल्टीप्लाई करें तो काइनेटिक एनर्जी p²/2m बन जाता है, यानी कि मोमेंटम की टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं। तो फर्दर बेटा अगर मैं यहाँ पर h डिवाइडेड बाय p में मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूँ तो वो √2m e के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी को फर्दर हम दो हिस्से, बेटा इस काइनेटिक एनर्जी को हम दो हिस्सों में अब डिवाइड करने वाले हैं। दो हिस्सों में डिवाइड करने का मतलब क्या है, इसकी हम दो फॉर्मूला से लैम्डा के दो फॉर्मूलाज बनाने वाले हैं। एक बेटा हम काइनेटिक एनर्जी को डाल देते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल, और दूसरा हम काइनेटिक एनर्जी को क्या डाल सकते हैं, हाफ mv²। सो अगर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करें और ध्यान से जांचें तो कुछ अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब के लिए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। बेटा अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन के केस में अगर आपको डी ब्रॉय वेवलेंथ का न्यूमेरिकल आ जाता है तो उस केस में आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेंगे, दैट लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय √v, वेयर v इज व्हाट, v इज नॉट वेलोसिटी। v वेलोसिटी नहीं है, ना ही v स्पीड है, v पोटेंशियल है। v क्या है, v पोटेंशियल है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन में फॉर्मूला आता है 8 में से 2 निकालो 6 होता है, और 6 का आधा 3 होता है, यानी कि 0.2863। 8 में से 2 निकालो तो 6 होता है, 6 का आधा 3 होता है, तो 0.2863 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय √v। प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल की बात करें तो 0.1012 डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रॉम। ये सब वैल्यूज बेटा आपको लर्न करनी न्यूमेरिकल्स में इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पता क्या होगा, नहीं तो आप इन सब कांस्टेंट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फाइनली आप वहां पर क्वेश्चन को लीव कर देंगे, आपका मन ही नहीं करेगा क्वेश्चन सॉल्व करेगा, क्योंकि कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत लंबी। सो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज को आपको याद रखना है। अगर हम बात करें बेटा ड्यूट्रॉन के केस में, ड्यूट्रॉन के केस में फॉर्मूला क्या होता है, ड्यूट्रॉन कब आया था, 2021 में आया था। अरे 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 2021 में इन्वेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर 2021 में आया था, यानी कि 0.2021 डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट आता है न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन के पास एक सियापा था बेटा, एक न्यूट्रॉन के पास एक प्रॉब्लम थी, उसके पास कुछ चार्ज नहीं था, और अगर चार्ज नहीं था तो हम ये वाला फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते थे, तो हम वापस से आए ये वाले फॉर्मूला पे। हमने देखा इन केस ऑफ न्यूट्रॉन हम काइनेटिक एनर्जी को क्या टेम्परेचर के टर्म्स में डाल सकते हैं,
बोलो, हम टेम्परेचर के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिए, 3/2 kBT, वेयर KB इज व्हाट, वेयर KB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। बेटा वहां पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने निकाला कि लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन कितना निकल के आता है, 30.8 डिवाइडेड बाय √T, जहां पे T क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है, जहां पे T क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है, और टेम्परेचर की डिफरेंट वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट करके हम न्यूट्रॉन के लैम्डा यानी कि आप वेवलेंथ की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द केस। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन वाज प्रूव्ड बाय डी ब्रॉय। अगर मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लास्ट वाला पार्ट इसका, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है कि डी ब्रॉय जी ने प्रूव किया था कि जो बोहर्स का सेकेंड पॉस्टुलेट है जिसमें उसने बोला कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड रहता है, वो किस तरीके से प्रूफ होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अगर वेव नेचर अपने साथ एसोसिएटेड रखता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो हमेशा सरकमफ्रेंस की, अगर मैं बात करूं कंप्लीट ऑर्बिट की, तो बेटा उसका जो सरकमफ्रेंस है वो किस तरीके से कवर होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के टर्म्स में कंप्लीट होता है, यानी कि 4, 5, 2, 3, 7 सो ऑन वेवलेंथ्स के साथ बेटा वो अपना पाथ कंप्लीट करता है। बट अगर हम बात करें 4.5, 5.5, 2.5, 3.5 लाइक सो ऑन, नॉन इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ पॉसिबल नहीं रहती हैं। सो ये उन्होंने प्रूव भी किया कि 2πRn अगर n लैम्डा के बराबर है और लैम्डा को अगर डी ब्रॉय वेवलेंथ के हिसाब से बेटा हम h/p डाल दें और p को फर्दर m/v डाल दें तो यहाँ से mvr आपके पास nh/2π के बराबर आ जाता है। ये nh/2π क्या है बेटा आपके पास, बेसिकली ये क्या बताता है कि एंगुलर मोमेंटम mvr क्या है, क्वांटाइज्ड है, जहां पे n की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, n = 1, 2, 3 एंड सो ऑन। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स की थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया और आप अटेंटिव थे तो आपको ये चीज पता चली होगी कि आपको सेशन को लाइक करना है और एक रेड हार्ट जरूर छोड़कर जाना है कमेंट बॉक्स में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें बेटा, जैसे जैसे आपके पास इंटेंसिटी बढ़ेगी आपके पास मैक्सिमम करंट, सैचुरेशन करंट बढ़ेगा। बट अगर मैं बात कर रही हूँ आपके पास बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल की, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आएगा अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है। इस केस में बेटा हमने फ्रीक्वेंसी को क्या लिया है, कॉन्स्टेंट लिया है। फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है, इंटेंसिटी बढ़ने पर बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस करंट की मैक्सिमम वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये रिप्रेजेंट क्या करता है बेटा, ये सैचुरेशन करंट को रिप्रेजेंट करता है। ये रीजन किसको रिप्रेजेंट करता है, सैचुरेशन करंट को रिप्रेजेंट करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इस केस में क्या आती है, सेम आती है। नेक्स्ट आ जाइए, अगर हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, तो बेटा जब मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को चेंज करती हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, बट मैक्सिमम करंट की वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि अगर इस केस में हमने इंटेंसिटी को सेम लिया है, अगर हमने इस केस में इंटेंसिटी को सेम लिया है तो इंटेंसिटी को सेम लेने से जो मैक्सिमम करंट है वो सेम है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही है, बस उन्हीं फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी ज्यादा है। सो उनको रोकने के लिए हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। आगे आ जाओ, फिर आता है आपके पास एक और ग्राफ जिसमें आपके पास बेटा फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है। एंड इस केस में आपको एक चीज याद रखनी है, जो आइंस्टाइन का इक्वेशन होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h माइनस ऑफ h0। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को EV0 h माइनस ऑफ h0 डाल सकते हैं। बेटा अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व आता है तो इसका जो स्लोप रहता है वो रहता है h, इंटरसेप्ट जो रहता है वो रहता है बेटा आपके पास माइनस ऑफ h0, इंटरसेप्ट नेगेटिव रहता है। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का कर्व आता है सो इस केस में बेटा आपके पास जो स्लोप रहता है वो रहता है h/e। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया, आपके CUT एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था और नीट एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा ये क्वेश्चन, और बोर्ड एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से सुनिए। और अगर हम इंटरसेप्ट की बात करें, इंटरसेप्ट होता है बेटा इस केस में माइनस ऑफ h/μ0 डिवाइडेड बाय e। सो ये ग्राफ्स के आपको इंटरसेप्ट और स्लोप निकालने आने चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें बेटा मेटल बी और मेटल ए में से मेटल बी ऐसा है जिसका वर्क फंक्शन कम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, सो उस केस में बेटा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो ज्यादा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा एज कंपेरेटिव टू द मेटल ए। एंड ये वाले दोनों ग्राफ्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो उस केस में मैक्सिमम करंट ज्यादा होगा बट स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। एंड सिमिलरली गोज विद दिस कर्व कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी बेटा तो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा बट मैक्सिमम करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो
आई एम होपिंग कि आपको बहुत मजा आया है आज के सेशन में। हमने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को 20 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया है। एंड इसी के साथ बेटा अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट डिटेल अपनी तैयारी के लिए और अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचना चाहते हैं तो काफी सारे लिंक्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, आप उनमें एनरोल कर सकते हैं बेटा कोर्सेज में। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोर्स में एनरोल नहीं करना है तो एटलीस्ट गो फॉर द बुक्स। ई बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन गेट मैक्सिमम रिबेट्स बाय यूजिंग द कोड WIFI49 एंड आप अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ बेटा 2 स्टेप, एक स्टेप नहीं 2 स्टेप आगे जा सकते हैं। क्योंकि जो कंटेंट है, इवन की अगर मैं बात करूं ई बुक्स में कंटेंट है, प्रैक्टिस टेस्ट में कंटेंट है, या फिर जो बैच में कंटेंट आने वाला है बेटा वो आपको आपकी ड्रीम कॉलेज तक जरूर पहुंचाएगा। बाकी मैं ये बोलूंगी कि अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते रहेंगे इसी चैनल पर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड इसके PDF के लिए फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ऑन अंडर 24/7 ऐप इन K12 कैटेगरी। See you all. Bye bye.